कहते हैं शिक्षा वो ताकत है, शिक्षा में इतनी ताकत है कि जो किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाती है। सो वेलकम क्लास, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया फैमिली में। एंड हमारा जो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम आपके बहुत पास आने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, स्टडी पे थोड़ा सा फोकस रह के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपके जीवन में। देखिए, एजुकेशन की जो वैल्यू है वो शायद मैं मानती हूँ कि हर चीज़ से बहुत बड़ी है, क्योंकि शिक्षा आपको एक समझ देती है, एक ऐसी एक सोच देती है जिससे आप अपने जीवन के साथ कई लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य के साथ कई लोगों के भविष्य में सुधार ला सकते हैं, एक नया, हम ये कह सकते हैं, एक नया उजाला लेके आ सकते हैं। तो एजुकेशन की हमेशा वैल्यू कीजिए और एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को समझिए, क्योंकि यही से आप अपने लाइफ में एक बड़ा चेंज करने वाले हैं। कहते हैं विकास ऐसे नहीं होता, मतलब आप अगर पीछे की कंडीशन में जाके देखेंगे चीज़ों में कितने तरीके से बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर कितने हम चीज़ों को एक नई क्रिएशन को लेके आए हैं, कितनी सारी चीज़ें बदली हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा एजुकेशन है। तो प्लीज़ एजुकेशन की हमेशा वैल्यू कीजिए। आपको जो लाइफ मिली है, आपको जो लाइफ में छोटे छोटे टारगेट दिए गए हैं, या आप अपनी लाइफ के जो सिलेबस को आप स्टडी में कवर कर रहे हैं, तो ये आपकी जीवन को ही सुधार करेंगे, आपको एक समझ दे रहे हैं। हम एक सिलेबस क्यों क्रिएट करते हैं? आप स्कूल में जब पढ़ते हैं, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि आपकी जो बुक पे सिलेबस बन रहे हैं वो एक पर्टिकुलर बेसिस के हिसाब से, फर्स्ट टेस्ट, मिड टर्म एंड फाइनल एनुअल एग्जाम, तो ये सारी चीज़ों को क्या है कि आप कंटिन्यूटी से थोड़ा थोड़ा पढ़िए और आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। तो यही चीज़ सिलेबस, जैसे आप अपनी लाइफ में एक सिलेबस बनाइए, एक टारगेट की सिलेबस बनाइए कि आपको कितना टाइम में कितनी कंटिन्यूटी से स्टडी करके उसको अचीव करना है। टॉपर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 18 घंटे पढ़ें, आप 20 घंटे पढ़ें। मैं आपसे इतना ही कहूँगी, टॉपर बनने के लिए आप कंटिन्यू पढ़ें, आप रोज़ पढ़ें। अगर आपने टारगेट डिसाइड किया है कि रोज़ के आपको 2 to 3 आवर्स आपको स्टडी करना है, चाहे कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप कोशिश इतनी कीजिए कि आप उस 3 आवर्स को कैसे भी करके 24 आवर्स में से निकाल लें। ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आप मोटिवेट रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे दिन मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें या मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें। इससे आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। कई चीज़ें आप ऐसी हैं जो आप अपने अंदर एक मोटिवेशन लेके आ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है आपकी परिस्थितियाँ। आप जिस कंडीशन में जिस चीज़ों को फेस करते हैं, जिस चीज़ों के साथ आप सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ आपको एक समझ बनानी पड़ेगी कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यूज़ कहाँ पे है। एजुकेशन के लिए आप कितने एफर्ट्स लगा सकते हैं, यही एफर्ट्स आके जाके आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। सो आई होप आप मेरी इन बातों को थोड़ा सा समझेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। सुधार एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। तो कोशिश कीजिए अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को सुधारने का, अपने स्टडी में उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का, ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके, एक बेहतर भविष्य मिल सके। इसी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम की प्रणालियों में हमने काफ़ी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की। लास्ट हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रही थी, हमने बहुत फैक्ट्स पे बात की थी। एंड उसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, अभी आपने अगर उन क्लास को नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार उस क्लास से ग्रो थ्रू होइएगा, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने कवर अप करवाई इस चैप्टर में, और वो कल वाली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड आगे हम उसी चीज़ों को, सीरीज़ को, सीक्वेंस को आगे लेते हुए बढ़ेंगे। हमने वायुदाब की पेटियों के बारे में बात किया था। वायुदाब की पेटियों को मैं एक बार एनालाइज भी कर चुकी हूँ, लेकिन कहीं बच्चों को कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहे हैं, तो हम उसको एक वापस एनालाइज करेंगे, क्योंकि वायुदाब की पेटियों से ही हमारे स्थानीय पवनें, मानसूनी पवनें, या फिर हम प्रादेशिक पवनें जिन्हें हम कहते हैं, या फिर हमारी स्थायी पवनें, ये सभी पवनों का प्रभाव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो 7 पेटियों को हम वापस से आज कवर करेंगे। सो बढ़ते हैं इस पॉइंट की तरफ। मैंने डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए और हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से क्लास में कवर कर सके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे पॉइंट्स की। तो देखिए, एक जब वायुदाब की पेटियों का जो निर्माण हुआ, एक कोरियोलिस बल हमने देखा, दाब प्रवणता हमने देखी, हमने घर्षण बल की बात की, तो कहीं सारी चीज़ें हमने रिलेट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरियोलिस बल का कार्य क्या था? पवनों को क्षैतिज अवस्थाओं में प्रवाहित करवाना, यानी पैरेलल अवस्थाएं दाब प्रवणता के आधार पर हवाएं ऊपर उठ रही है। अब वो हवा ऊपर उठकर सीधी ना जाके इधर ऐसे राउंड में या फिर अपने चक्र के आधार पर फैल रही है। कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। ये कोरियोलिस बल जब आया था तो पृथ्वी के घूर्णन की ही बातें इसमें इंप्लीमेंट होती है, कोई इसमें नई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ही है। नया
नया कोई तीसरा फैक्ट्स आके यहाँ पे नहीं बैठ गया है। आपको सिंपल सी चीज़ें जो बताई गई है, फेरेल का नियम, कोरियोलिस बल, ये सभी एक इक्वलिटी को ही बताते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं हमारे जो पृथ्वी की घूर्णन की अवस्थाओं की, तो घूर्णन की अवस्था जब होती है तो वायुदाब की पेटियों का जब निर्माण होता है, वायुमंडल में हमने देखा 5 पढ़ते थी। लास्ट जब हमारा चैप्टर था वायुमंडल से रिलेटेड, तो हमने 5 पेटियों के बारे में पढ़ा था। क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल, ये जितनी भी सारी परतें थी, इन परतों की एक अवस्थाओं को हमने पढ़ा था कि कितने किलोमीटर तक ये फैली है, कितनी स्थितियों में ये निर्माण करती है। और हमने एक बात की थी कि जब पृथ्वी की सतह से जब हम 2 से 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ हमारा घर्षण बल बिल्कुल कम हो जाता है, या घर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वहां हमें हर्डल्स फेस नहीं करने पड़ते। तो वायु अपने बहुत ही तेज गति से प्रभावित होती है। तो वहां क्या हो जाता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल की जो स्थिरता होती है वो वहां पे इंप्लीमेंट हो जाता है। तो कोरियोलिस बल के कारण हवाएं क्षैतिज बहना शुरू कर देती है। तो ये उत्तर की तरफ जाती है, कुछ दक्षिण की तरफ जाती है। तो ये पवनों का जो चक्र है, इनमें जहां पे जो बेल्ट्स बनते हैं, ITCZ इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब ITCZ क्या है, आप एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में समझ लीजिए। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्टर जोन, अंत उष्ण अभिसरण पेटी, या हम ये कह सकते हैं क्षेत्र, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। ये क्षेत्र कैसे बनता है, ये क्षेत्र बनता है सूर्य के टेम्परेचर से, सूर्य के तापमान से। तो सूर्य की एक खिसकाहट, हम ये कह सकते हैं सूर्य का ऊपर की तरफ खिसकना या नीचे की तरफ बढ़ना। जब मैंने आपको सारी अवस्थाएं करवाई थी, आप याद कीजिए लास्ट क्लास में जब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सूर्य की स्थिति है, एक मिनट हम वापस उसको समझते हैं। मैंने आपको लास्ट जो क्लास करवाई थी, हमने जब बात की थी सूर्य की स्थिति की, हमने 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा एंड 23.5 डिग्री हमारी मकर रेखा। तो जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा है, हमने इसको 23.5 डिग्री ही क्यों माना, इसका कुछ तो कारण होगा। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसका कारण क्या है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, और 67.5 डिग्री अगर हम कहें, उसके आते आते हमारी सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, एक तिरछापन सूर्य में आ जाता है। लेकिन ITCZ है, ITCZ का जो प्रभाव है या अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र जो है, वो आपको इन 3 अवस्थाओं में ही दिखाई देता है। ये आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इन अवस्थाओं में आपकी सूर्य की स्थिति के कारण ITCZ का प्रभाव आपके इस क्षेत्र में दिखेगा। तो सूर्य की पोजीशन एक यहाँ बनेगी, एक आपकी यहाँ बनेगी और एक आपकी यहाँ पर बनेगी। सूर्य यहाँ पे जहाँ लंबवत पड़ेगा। क्लियर है? ये हमारा ITCZ का प्रभाव इन क्षेत्र में दिखाई देगा। अब ITCZ के क्षेत्र के आधार पर सूर्य की किरणें क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा, टेम्परेचर यहाँ पे भी हाई होगा जब ITCZ की कंडीशन होगी। अब ये ITCZ की कंडीशन ऐसा तो है नहीं कि वर्ष भर रहेगी, क्योंकि पृथ्वी अपनी क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी गति कर रही है। जब पृथ्वी गति कर रही है तो सूर्य का क्या प्रभाव भी है आपको अलग अलग क्षेत्र पे दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपका सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, कुछ अवस्था पृथ्वी की यहाँ आई, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते इस अवस्था में ऐसे बदलाव आ गया, फिर इसका ऐसे बदलाव आ गया। तो अलग अलग क्षेत्रों पर आपको सूर्य का प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन एक वर्ष में एक समय आता है जब इन तीनों क्षेत्रों में सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, आपकी लंबवत पड़ती है। वो आपका महीना कौन सा होगा, सूर्य की जो 2 बार आपकी लंबवत चमक पड़ेगी 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। एक आपका महीना होगा मार्च का, यहां पे होगा आपका जून, यहां वापस सितंबर और यहां आपका दिसंबर। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ कि जो हमारे मार्च की है इसमें आपकी डेट्स भी है। 21 जून आपको कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन दिखाई देगा। इसका कारण क्या होगा, दिन बहुत बड़ा होगा क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होगी, यहाँ पे आपकी लंबवत पड़ेगी। तो लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ पे दिन क्या होते हैं, बड़े होगी और सूर्य का क्या होगा, क्रिस्का हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो सूर्य की अवस्थाओं के आधार पर ये प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे मार्च के समय और सितंबर के समय आपकी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी। एग्जैक्ट एक तारीख है जिस दिन दिन बहुत क्या होगा, आपका लंबा होगा, और इसे हम कह सकते हैं
जो हमारी अवस्था है सूर्य की 21 जून को हमारी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा, और 23 मार्च एंड 22 सितंबर और आई थिंक 22 दिसंबर, ये अवस्थाएं हमारी रहती हैं सूर्य की आईटीसी जेड के कारण। आईटीसी जेड का प्रभाव हमें इन्हीं क्षेत्रों पर दिखाई देगा। अब हम समझेंगे कि हमारा जो पेटियां हैं इन पवनों को कैसे प्रभावित करती है। आईटीसी जेड का बनना मतलब यह है कि उस क्षेत्र में क्या होगा, आपका टेम्परेचर हाई होना। जब टेम्परेचर हाई होगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो इसी अवस्थाओं में कुछ जनरेट 7 पेटियों का निर्माण होता है, उन पेटियों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, 3 + 2 + 2, 3 + 2 का मतलब ये है कि जो हमारी 7 पेटियां हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। 7 पेटियों का निर्माण भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, हम आगे की जो स्थायी पवनें हैं उनके निर्माण को भी अच्छे से समझ पाएँ। तो 7 पेटियां हैं हमारी। 3 + 2 + 2 के फॉर्मूले के आधार पर मतलब ये है कि 3 पेटियां जो बन रही हैं वो आपकी टेम्परेचर के कारण बन रही है। 2 पेटियां जो है आपकी वो हवाओं के नीचे उतरने के कारण बन रही है, हवा के नीचे उतरने के कारण, और 2 पेटियां जो है आपकी हवा के टकराहट के कारण बन रही है। तो टकराहट के कारण तो आपके लो प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं, और हवाओं के नीचे उतरने के कारण हमारा क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। नीचे उतरना मतलब क्या होगा, आपका अभिसरण होगा। अभिसरण जब अवस्था होती है, हवाएं ठंडी होकर नीचे बैठती है। कोई चीज़ ठंडी होगी तो वो भारी होगी, और कोई चीज़ अगर गर्म होगी वो आपकी ऊपर उठेगी। जैसे कि अगर हम किसी की डेड बॉडी की बात करें, जब डेड बॉडी के अंदर जो हमारी अवस्था जो रहती है, क्योंकि अपने बॉडी भी अपनी तरफ से एक प्रेशर लगाती है और हमारी पृथ्वी वायुमंडल से भी एक प्रेशर लगता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेबल है, हमें बल का प्रभाव ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस बॉडी में जो अगर ये कहें कि सारे पार्ट्स काम करना बंद कर दे, बॉडी डेड हो जाती है, तो इस अवस्था में वो बॉडी क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल फोर्स या ब्लड का जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाता है या ना रहता ही नहीं है ब्लड प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी हैवी हो जाती है। ये चीज़ आपने साइंस में भी समझी होगी। तो इसी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तो कुछ चीज़ों का ये कहना भारी होने की वजह से वो नीचे उतरती है, तो इसीलिए हमारी हाई प्रेशर बेल्ट बनती है। उपोष्ण उच्च जो दाब की पेटी बनती है, इसका कारण भी हम समझ चुके हैं कि हवाएं ऊपर उठती हैं। अब यहाँ पे 7 बेल्ट बन रहे। पहला है जो आपका लो प्रेशर बेल्ट। अब ये लो प्रेशर बेल्ट आपको पता होगा, हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री का जो क्षेत्र है, शांत क्षेत्र, हमारा क्या कहलाता है, लो प्रेशर बेल्ट कहलाता है। हवाएं शांत क्षेत्र में बैठती है। तो जब हमारे यहाँ लो प्रेशर है तो टेम्परेचर हमारे यहाँ पे क्या है, हाई है, तो हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठेगी। तो हवाएं ऊपर उठेगी तो ये क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो 0 डिग्री 5 से लेके 0 डिग्री 5 तक ये क्षेत्र हमारा बहुत ही एक हम कह सकते हैं शांत क्षेत्र होता है। यहाँ प्रभाव बहुत कम होता है, मौसम के बदलाव ज़्यादा दिखाई नहीं देता। ये क्षेत्र हमारा कहलाता है डोलड्रम। 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री। हालांकि एग्जाम में जब आपसे पूछा जाता है, जब आप बड़ी क्लासेस या कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो डोलड्रम के बारे में पूछा जाता है। तो 0 डिग्री 5 से लेके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच का जो क्षेत्र है, बेल्ट जो है, वो आपका डोलड्रम कहलाता है, क्योंकि ये क्षेत्र आपका बहुत ज़्यादा ही क्या है, शांत है। क्योंकि हवाएं यहाँ से ऊपर उठकर क्या करती है, 0 डिग्री से 5 तक जब ऊपर उठ जाती है तो इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, एक खाली क्षेत्र बन जाता है। इसे ही हम डोलड्रम कहते हैं। हालांकि ये जो क्षेत्र है हमारा 0 डिग्री विषुवत क्षेत्र, शांत क्षेत्र, ये हमारा 10 डिग्री तक है। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं कि ये हाई प्रेशर बेल्ट कैसे बना, ये हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट की चीज़ें। अब ये चीज़ देखिए, ध्रुवों की तरफ आइए। पहली चीज़ तो हमारा टेम्परेचर का ये हो गया, दूसरा भी ये हमारा टेम्परेचर के कारण और ये हमारा टेम्परेचर के कारण, क्योंकि ध्रुवों की तरफ हमारा तापमान क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। तो तापमान अगर कम होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका टेम्परेचर हाई, देन टेम्परेचर लो, देन प्रेशर हाई। और यहाँ पे कोरियोलिस बल भी क्या करता है, ज़्यादा कार्य करता है। तो पवनें क्या करेगी, ऐसे मुड़ जाती है, वापस मुड़ जाती है और वापस वहीं लो प्रेशर की तरफ आ जाती है, क्योंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब ये लो प्रेशर बेल्ट कैसे बना, यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर बेल्ट है। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 3 लो प्रेशर बेल्ट है, एक पहला, एक आपका दूसरा और ये आपके कैसे बने, ये टेम्परेचर के कारण बने, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई, यहाँ पे टेम्परेचर लो। तो लो टेम्परेचर के कारण हाई प्रेशर बेल्ट बन गए 2, और एक आपका यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट। तो 3 तो टेम्परेचर के कारण बन गए, क्लियर है। दूसरे हैं आपके
वायु के नीचे उतरने के कारण। अब देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं कोरियोलिस बल की, तो जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल की तरफ आएंगे हमारा क्या होगा, घर्षण बल कम हो जाएगा, कोरियोलिस बल का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हवाएं क्या करेगी, लो प्रेशर बेल्ट है तो ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर जाएगी यहाँ पे आपको तापमान कम मिलेगा, तो तापमान कम मिलने की वजह से क्या होगा, इस वायु में धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये ठंडी होगी ये नीचे उतरना शुरू करेगी, और नीचे उतरेगी तो ये यहाँ पे क्या कर देगी, ये वायु एकत्रित हो जाएगी। तो इसी कारण 30 से लेकर 35 डिग्री तक हमारा क्या बनता है, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय, या हम कह सकते हैं हाई प्रेशर बेल्ट बनता है 30 से लेकर 35 डिग्री तक। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट दोनों वायु के नीचे उतरने के कारण बने हैं। आप समझ गए होंगे कि वायु वापस क्या करती है, नीचे उतरती है। तो नीचे उतरने के कारण ये अवस्थाओं के कारण ये हमारी क्या बनती है, अभिसरण होता है, इसी कारण हमारा हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पर है। तो ये हवाएं क्या करेगी, ठंडी होकर जो नीचे उतरी है ये भी ठंडी होकर ये हवाएं जो हैं, अब यहाँ पे कोरियोलिस बल चूंकि वक्राकार है तो ये वापस हवाएं क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हवाएं क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो हाई प्रेशर से जैसे ही नीचे आएगी तो यहाँ पे ये क्या करेगी, इन क्षेत्रों में टकराएगी। हवाएं दोनों भारी है और टकरा कर क्या करेगी, उस क्षेत्र को खाली कर देगी। तो इस क्षेत्र को खाली करके प्रसारित हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बेल्ट बन जाएगा, वो आपका बेल्ट बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। तो दो तो हमारी टकराने की वजह से, दो हमारे हवाओं के नीचे उतरने की वजह से 7 बेल्टों का निर्माण हुआ है। तो 0-60 से लेकर 65 डिग्री तक हमारा क्या बनता है, उपध्रुवीय निम्न क्षेत्र। यहाँ टेम्परेचर भी हमारा कम है, तो हाई प्रेशर से हवाएं क्या करती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो आधी हवाएं इधर चली गई टकराहट की वजह से, आधी हवाएं इधर की तरफ आ गई। और ये हवाएं चूंकि ध्रुवीय क्षेत्र है, वक्राकार है, तो ये वापस हवाएं नीचे की तरफ उठेगी। तो नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ एक क्या करेगी, यहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में ये हवाएं टकरा रही है उस क्षेत्र में एग्जैक्ट डिग्री कितनी बनती है, 60 से लेके 65 डिग्री तक। तो यहाँ हमारा एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। आई होप आपको प्रेशर बेल्ट या वायुदाब की जो ये पेटियां हैं, सातों पेटियों की अवस्थाओं के बारे में अच्छे से जो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट में समझा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट्स पे। सिंपल मेथड से ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। फिर भी आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आपको कहाँ इशू हो रहा है, जिसके बेसिस पे हम सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। थिंक हम थोड़ा आगे आ गए हैं, जस्ट अ मिनट। ये हमने सामान्य परिसंचरण देख लिया था। उसके आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रभाव हैं वायुदाब की पेटियों के बारे में, इनकी उपस्थिति के कारण भी क्या होता है, हमारा वायु का परिसंचरण प्रभावित होता है। वायुदाब पेटियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय पर्वणों का प्रवाह और प्रारूप में भी वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वायु के प्रारूप में जो प्रवाह होता है उसे ही हम परिसंचरण कहते हैं। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है। तो महासागरीय जल में जो तरंगे आती है, जो लहरें या धाराओं का जो निर्माण होता है, इन पर प्रभाव किसका दिखाई देता है, इन वायु का ही दिखाई देता है। जेट स्ट्रीम आपको पता होगा। तो जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है, सामान्य परिसंचरण एक क्रमिक वितरण है। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी की अवस्थाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पवनों का निर्माण या पवनों का वितरण होता है। ये जो अवस्थाएं हैं, अब हम बात करेंगे जो हमारी स्थायी पवन है। स्थायी पवनों में प्रमुख जो पवनें हैं वो किस प्रकार से हैं। तो अब हम स्थायी पवनों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ITC-Z का प्रभाव भी हमने अच्छे से समझ लिया। तो इन अवस्थाओं को हम थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। जस्ट मिनट। हमने जब लास्ट बात की थी वायु परिसंचरण की, तो उसमें से जो हमारी स्थायी पवनें हैं उनको हम थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारे अब जो टॉपिक है स्थायी पवनों को मौसमी पवनों के बारे में और स्थानीय पवनों के बारे में ही है। तो स्थायी पवनें जो वो होती है जो साल भर या निश्चित दिशा में बहती है। इसमें प्रमुख 4 पवनें हैं, विषुवतवर्तीय पछुआ पवन, व्यापारिक पूर्वी पवन, पछुआ पवनें या फिर ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो इन पवनों का निर्माण देखिए। अब यहाँ पे शांत क्षेत्र है, तो ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा विषुवतीय पछुआ पवनें हो जाएगा। व्यापारिक पवनें आपके ऊपर की तरफ और ध्रुवों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जैसे कि ये हमारा है।
अब ये हमारी पछवा पवने हैं जो विषुवत रेखे में पाई जाती है। पछवा पवने जो आपकी पैरेलल चलती है या एक शांत समानांतर अवस्थाओं में बहती है। फिर ये अवस्थाएं जो हैं, जब हमने कोरियोलिस बल की बात की थी तो लेफ्ट हैंड साइड की बात की थी, तो पूर्वी व्यापारिक पवने जो पूर्व की तरफ उठेगी, ये पूर्वी व्यापारिक पवने और ये हमारी पछवा पवने और ये है हमारी ध्रुवीय पवने। अब इन्हीं को हम एग्जैक्ट पॉइंट के आधार पर समझेंगे। देखिए, ये हमारा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र बन रहा है जो 30 डिग्री के लगभग है, और ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र बन रहा है जो 60 से 65 डिग्री के लगभग है, और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है हमारा ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से पता चल गई होगी जो हमने 7 पेटियों के बारे में पढ़ा। यही अवस्था हमारी नीचे की तरफ भी रहेगी। तो पछवा पवने, ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने जो हमारे ITC-Z का जो क्षेत्र है भूमध्य वर्त पर 0 डिग्री इक्वेटर पर, ये यहाँ पे आपको उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने दिखाई देगी। और ये हमारी, जैसे कि इसी को हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर ITC-Z की, यहाँ आपकी कौन सी पवने पाई जाती हैं? यहाँ पे आपकी उत्तरी गोलार्ध में होगी आपकी व्यापारिक पवने, पूर्वी व्यापारिक पवने, और ये ट्रेड विंड्स यहाँ होगी आपकी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने। फिर यहाँ पे आपका 30 डिग्री उपोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ आपकी होगी पछवा पवने। फिर यहाँ पे आपका निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बनेगा, यहाँ आपकी होगी ध्रुवीय पवने। यही स्थिति यहाँ पे रहेगी पछवा पवने, यहाँ आपकी स्थिति होगी क्षेत्र में ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवन। तो इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर जो हमारा है एक शेल का निर्माण करती है, जिसमें हमारी कौन कौन सी शेलें होगी, कोस्ट का निर्माण करेगी। ये पवनों का प्रवाह जो है, जेट स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, पवनों के प्रवाह की स्थिति को भी बताता है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, जेट स्ट्रीम को भी हमारे कॉन्सेप्ट के आधार पर। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में क्या करती है? ऊपर उठती है। तो ये ITC-Z जो क्षेत्र होगा वहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यानी सूर्य की हम अवस्था को ITC-Z मान सकते हैं। अंतर उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, ये कर्क रेखा, मकर रेखा और आपके 0 डिग्री इक्वेटर पर भी दिखाई देता है। इन तीनों क्षेत्र में ही ITC-Z बनता है, और यही क्षेत्र हमारा अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। उष्ण कटिबंध से आने वाली पवने इन निम्न दाब के क्षेत्रों में क्या करती है? अभिसरण करती है, यानी वहाँ पे उतरती है, नीचे की तरफ आती है, निम्न दाब की तरफ आती है और वहाँ पे फैलने का कार्य करती है। तो अभिसरित वायु क्या करेगी? संवहन कोष्ठों के साथ वापस पुनः ऊपर उठकर क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है। तो एक अवस्था क्या होगी? लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे जनरेट हुआ, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है, तो निम्न दाब के क्षेत्र में क्या होगा? हवाओं का अभिसरण होगा, हवाएं नीचे की तरफ आएगी, लो हाई प्रेशर से नीचे की तरफ आएगी, और ये वायु क्या करेगी? संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है, और यहाँ से क्या कर लेगी? ये पुनः जल, जो यहाँ पे मान लीजिए कोई जल क्षेत्र है, यहाँ से संवहन करेगी, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं मॉलिक्यूल को साथ लेके ऊपर उठेगी और 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है, फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने लग जाती है, और यहीं से फिर क्या होता है? मौसम आता है या फिर अवस्थाओं का निर्माण होता है, बारिश की क्रिया होती है। उसके बाद ये ध्रुवों की तरफ हवाएं ऊपर उठती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है? आपका वायु एकत्रित हो जाती है, और वायु एकत्रित होकर वायु का क्या हो जाता है? इससे एकत्रित वायु का अवतलन होने लगता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाना शुरू कर देती है। तो वायु की स्थिति में क्या होता है? जब संवहन धाराओं के साथ हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी तो टेम्परेचर वहाँ कम होगा, उसमें क्या होगा? पानी की मात्रा, हम ये कह सकते हैं जल की अवस्था भी देखने को मिल सकती है। उससे हवाएं क्या होगी? हवाएं भारी हो जाएगी, भारी होकर वो वापस नीचे अवतलन कर लेगी 30 डिग्री के लगभग। 30 डिग्री की स्थिति के आधार पर वहाँ पर क्या बन जाएगा? एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। अवतलन का एक
कारण यह भी है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश तक पहुंचती है तो ये ठंडी हो जाती है और धरातल के निकट वायु का क्या हो जाता है, अपसरण हो जाता है। यह विषुवत की पूर्वी पवनों के रूप में भी बहती है, इसे ही हम पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। विषुवत के दोनों तरफ से प्रभावित होने वाली पूर्वी पवनें अंत उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र पर मिलती है। तो ITC-Z पर इसका क्या होता है, ITC-Z पर इसका मिलन होता है। तो आई होप जब मान लेते हैं 0 डिग्री इक्वेटर पे आपका लो प्रेशर बेल्ट है, ITC-Z कार्य कर रहा है, तो ITC-Z की वजह से हवाएं क्या करेगी, ऊपर उठकर अभिसरण का कार्य करेगी और संवहन धाराओं के साथ जैसे अपने प्रकोष्ठ बना लेती है और उस हवाओं में क्या करती है, 30 डिग्री के आसपास ये हवाएं ठंडी हो जाती है, इकट्ठी होकर यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण कर देती है। हाई प्रेशर बेल्ट जब ये बनता है तो इसके निकट वायु वापस का क्या होता है, इन्हीं पवनों को हम पूर्वी पवनें कहते हैं और यही पूर्वी पवनें क्या करती है, अंत अभिसरण क्षेत्र पर आकर मिलती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर उठी दिशा में ये पवनें परिसंचरण करती हैं, इसके विपरीत दिशा में परिसंचरण को ही हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। यानी देखिए कोस्ट की स्थिति क्या करेगी, कोस्ट की स्थिति यानी हवाओं को गोलाकार अवस्था में लाना। जस्ट अ मिनट, ये स्थिति है कोस्ट का निर्माण। ये हवाएं देखिए अगर ऊपर उठ रही हैं लेकिन ऊपर पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने वाली दिशा में परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में एक इधर और एक इधर, ये दिशा में जब हवाओं का संचरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सेल या कोस्ट कहते हैं। क्लियर है। कोस्ट का किसे कहते हैं, जब वायु आपकी परिसंचरण या संवहन दिशा के विपरीत अवस्था में बहना प्रारंभ कर देती है, उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, उसी अवस्था को हम सेल या कोस्ट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे कोस्ट को हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंध क्षेत्र जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा। देखिए अब उष्ण, उपोष्ण और एक अवस्था हमारी ध्रुवीय क्षेत्र की रहती है, तो उष्णकटिबंध क्षेत्र में उस कोस्ट को हम कहेंगे हैंडले। यानी उष्ण के क्षेत्र में, जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, हैंडले को हम डायग्राम से यहीं से समझ लेते हैं, ये हमारा हैंडले कोस्ट है। जो हवाएँ हैं आपकी विपरीत दिशाओं में मुड़ना या फिर एक अवस्थाओं का, ये अवस्थाओं के साथ ऐसे और ऐसे अवस्थाओं में, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से समानांतर अवस्था में थी और एक ऐसे मुड़ गई और ऐसे मुड़ गई। इस अवस्था को जो ये हवाएं उष्णकटिबंध में घूमती है या उसके विपरीत अवस्थाओं में बहती है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कोस्ट को हम क्या कहेंगे, हैंडले कोस्ट कहेंगे। तो हैंडले कोस्ट, फेरल कोस्ट और ध्रुवीय कोस्ट, ये तीन कोस्ट जो है, हैंडले कोस्ट आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र में है और 30 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्र में जो पवनें बहती है वो फेरल कोस्ट होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों के आपका ध्रुवीय कोस्ट होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हैंडले कोस्ट कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वाले क्षेत्र में परिसंचरण में ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होने वाली इन ठंडी पवनों का अवतलन जब उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध क्षेत्रों में होता है तो ये आते आते ये गर्म हवाएं हो जाती है और हवाएं ऊपर उड़ती है और धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, पछुआ पवनों के बारे में बताया गया है कि पछुआ पवनें कैसे बनती हैं। तो पछुआ पवनों की अवस्थिति देखिए कि जब ये हवाएं जो प्रकोष्ठ बनाती है, प्रकोष्ठ बना के ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो जाती है, तो ये हवाएं जब मध्य अक्षांशों की तरफ आती है तो ध्रुवों की तरफ प्रभावित होने समय ये पवनें क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर ये नीचे बैठ जाती है। इसकी वजह से उपोष्ण उच्च कटिबंध क्षेत्र बनता है और इस क्षेत्र में आते आते ये हवा क्या करेगी, गर्म होकर पुनः ऊपर उठती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, धरातल पर यही पवनें जो ऊपर उठती है ठंडी होकर, यही आपकी पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है। और ये कोस्ट कौन से कोस्ट का निर्माण करती है, ये फेरल कोस्ट का निर्माण करती है। फिर है हमारा ध्रुवीय अक्षांश। अब अक्षांशों की जब बात की जाती है, ध्रुवों के क्षेत्रों की बात की जाती है, तो ध्रुव हमारे क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, पर ठंडी सघन वायु ध्रुवों की तरफ जब अवतलन होता है तो ये मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रभावित होती है और इस कोस्ट को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोस्ट कहा जाता है। ये तीनों कोस्ट वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। जो पे आपको ताप दिखाई देता है वो आपके उच्च अक्षांशों में क्या करता है, उच्च अक्षांशों में भी एक सामान्य परिसंचरण की स्थिति को बनाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है जब ध्रुवों की तरफ होता है, लेकिन वहाँ पे भी आपको धूप की या हम ये कह सकते हैं पवनों की स्थिति वहाँ पे आपको दिखाई देती है, बर्फीली बारिश भी वहाँ पे होती है। तो पवनों का प्रभाव इसके सामान्य परिसंचरण को ही दर्शाता है।
वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। महासागरीय वायु की ऊर्जा व जल वाष्प प्रदान करती हैं और अंतर संबंध महासागरों को विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। तो महासागरों पर भी वायु का ऊर्जा प्रभाव और वहाँ से जल को इकट्ठा, क्योंकि अब हम बात करेंगे जब मानसून की बात की जाती है तो स्थल से जो हवाएं नीचे की तरफ जाती है, जल से जो हवाएं ऊपर उठकर स्थल की तरफ आती है, तो वो जल से आई हुई हवाएं क्या करती है, वहाँ पे मानसून का निर्माण करती है और वो वर्षा लेकर आती है। तो इसका प्रभाव हमारे जल पर भी दिखाई देगा और हमारे स्थल खंडों पर भी दिखाई देगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मौसमी पवनें। हमने स्थायी पवनों के बारे में समझ लिया। स्थायी पवनें अगर हम बात करें मोटा मोटी 3 प्रकार से थी, जिसमें प्रमुख हमारी पछुआ पवनें, पूर्वी व्यापारिक पवनें और हमारी ध्रुवीय पवनें। तो इसमें 3 कोस्ट भी बनाती है। पहला कोस्ट जो था हमारा हैडले कोस्ट था, उसके बाद जो हमारा ध्रुवीय कोस्ट था तीसरा, और एक हमारा कोस्ट, आई थिंक मैं मिस कर रही हूँ नाम उसका, फेरल कोस्ट। फेरल कोस्ट कहाँ बनाती है, 30 डिग्री उपोष्ण उच्च अक्षांशों में जब हवाएं ठंडी होकर पुनः नीचे की तरफ आती है, तो इस अवस्थाओं की वजह से वहाँ पे क्या करती है, वो गर्म क्षेत्र गर्म कर देती है हवाओं को। इन्हीं हम पछुआ पवनें कहते हैं और ये पवनें पुनः उड़ती है और ये प्रकोष्ठ बनाती है, जिसे हम फेरल प्रकोष्ठ कहते हैं। और ध्रुवों की तरफ जो कोष्ठ बनता है, जो विपरीत अवस्थाओं में हवाएं बहती हैं, ये आपका ध्रुवीय प्रकोष्ठ बनाता है। होप आपको स्थायी पवनें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी मौसमी पवनों को, जो चक्रवात और प्रति चक्रवात साइक्लोन की स्थिति को जन्म देती है। उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक आप स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।